हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर थ्री वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसी को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। पिछले क्लास में मैंने बताया कि शेल स्थिरांक क्या है। शेल स्थिरांक के बारे में पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को शेल स्थिरांक कहते हैं। क्या? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उस किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को शेल स्थिरांक कहते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात A हो गया और दूरी L हो गया। तो x इक्वल ये आपका शेल स्थिरांक है, x इक्वल L/A। तो इसके बारे में मैं कल बता चुकी हूँ। और आज का आपका टॉपिक है कि कुलरस के नियम क्या है। आज का टॉपिक है कुलरस का नियम। किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत विलयन का तुल्यांकी चालकत्व उसके धन आयन और ऋण आयन के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है तो उसी को कुलरस के नियम कहते हैं। इसमें क्या है कि जो वैद्युत अपघट्य के अनंत विलयन का जो चालकत्व है वह ये धन आयन का चालकत्व और ऋण आयन का चालकत्व यानी कि लैम्डा प्लस और प्लस लैम्डा माइनस के योगफल के बराबर होता है, उसी को कुलरस का नियम कहते हैं। देखिए ये है अनंत विलयन लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस यानी कि धन आयन और ऋण आयन के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। जो है अनंत वाले विलयन, जहाँ पे जो लैम्डा प्लस है ये आपका धन आयन का चालकत्व है तथा जो लैम्डा माइनस है ये आपका ऋण आयन का चालकत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इतनी बात समझ में आ गई कि कुलरस का नियम क्या है। किसी वैद्युत अपघट्य के तुल्य अनंत अणु का तुल्यांकी चालकत्व उसके धन आयन और ऋण आयन के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है, उसी को कुलरस का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनंत अणुता वाला विलयन। अब है कि अनंत अणुता वाला विलयन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे फिर, और जो कुलरस का नियम था उसका उपयोग पढ़ेंगे। देखिए अनंत अणुता वाला विलयन क्या है। जब किसी वैद्युत अपघट्य को विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलायक को घोलकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन जब बनता है तो उस समय क्या होता है कि जो जो वैद्युत अपघट्य होता है वह पूर्णतः यानी कि 100% यह धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, जिस स्थिति में यह स्थिर हो जाता है और बराबर हो जाता है, जिस स्थिति में विलयन का मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व जो दोनों है, मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व बराबर हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो उसके बाद बराबर और स्थिर हो जाता है तो इस अवस्था को ही अनंत अणुता वाला विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि कुलरस के नियम का उपयोग। कुलरस के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो इसके बारे में जानेंगे। कुलरस का नियम का प्रयोग जो है वो अनंत अणुता पर मोलर चालकत्व को ज्ञात करने में किया जाता है। किसको? अनंत अणुता पर मोलर चालकत्व की गणना करने में किया जाता है। और सेकेंड है आपका कि इस नियम का उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य में वेजनांश को प्राप्त करने में किया जाता है, वेजनांश को। और थर्ड है कि अम्लों की क्षारकता को ज्ञात करने में, अम्ल में जो क्षारकता होती है उसको ज्ञात करने में कुलरस के नियम का प्रयोग किया जाता है। कि विद्युत रासायनिक सेल। अब है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है? वैसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वैसी युक्ति जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उसी को ये विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं।
विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। मतलब कि देखिए एनोड जो है ये एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑक्सीकरण। नेक्स्ट ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम फर्स्ट दिन भी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस दिन भी बता चुके हैं, उस लेक्चर में भी बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। और आज भी देखिए किसी धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ Na और Na2 ये आपका Na है, Na प्लस प्लस E यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया है। जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। वहीं देखिए कि Mg जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जो त्याग करता है उस पे प्लस चार्ज चढ़ता है और जो ग्रहण करता है उस पे माइनस चार्ज होता है। यहाँ देखिए ये सब त्याग किया है तो प्लस चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसी धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और अवकरण है इसी प्रकार से कि किसी धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ये अवकरण कहते हैं। अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। कोई तत्व अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पे माइनस चार्ज होता है। देखिए यही है अवकरण आपका कि किसी धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे में कि जो फेरस है, फेरस वह 2 इलेक्ट्रॉन का ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इस पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपका खत्म हो गया, तो यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसी प्रकार से कॉपर 2+ है, यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जिसके कारण इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ग्रहण करता है उस पे प्लस चार्ज होता है, जो त्यागता है नहीं, जो ग्रहण करता है उस पे माइनस चार्ज होता है, और जो त्याग करता है उस पे प्लस चार्ज होता है। रासायनिक शेल का सिद्धांत जानेंगे कि विद्युत रासायनिक शेल का सिद्धांत क्या है। तो इसका मेन सिद्धांत है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। फिर उसका बनावट, ये विद्युत रासायनिक शेल का बनावट है, ये बनावट है विद्युत रासायनिक शेल का। तो कैसे है कि इसमें एक बीकर में 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन को लेते हैं। ये आपका बीकर है और यहाँ देखिए 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन को लिया गया है और उसमें एक जिंक को व्यवस्थित किया जाता है, जिंक के क्षण को व्यवस्थित किया। ये आपका जिंक के क्षण है, इसको व्यवस्थित किया गया। फिर इसी प्रकार से दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट 1 मोलर कॉपर सल्फेट के विलयन को लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका 1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। फिर उसमें एक कॉपर के क्षण को व्यवस्थित करते हैं, ये कॉपर के क्षण है, इसको व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने के बाद फिर क्या होता है कि इसमें ये नोड जो है नहीं, इसमें चित्र के अनुसार एक तांबे को तार को लेते हैं, तांबे के तार के द्वारा एक वोल्ट मीटर को जोड़ते हुए, एक यहाँ देखिए ये आपका वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर को जोड़ते हुए कैथोड और एनोड को जोड़ दिया जाता है। फिर जोड़ने के बाद इसमें लवण सेतु को विस्थापित किया जाता है। देखिए ये लवण सेतु है, लवण सेतु को विस्थापित किया जाता है और जिसमें आपका जिलेटिन या फिर जिलेटिन KNO3 या फिर KCl NH4Cl ये सब का गाढ़ा विलयन होता है, ठीक है, गाढ़ा विलयन होता है। इस प्रकार से बनावट है। ये जिंक का क्षण हो गया, ये कॉपर का क्षण, यहाँ देखिए कैथोड हो गया, ये आपका कुंजी हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये सब। चलिए नेक्स्ट है क्रिया विधि। अब है कि
क्रिया विधि क्या है, तो इसमें है कि जब विद्युत परिपथ में लगे कुंजी को दबाया जाता है, जोर से दबा दिया जाता है, तो जोर इसमें तेजी से धारा का प्रवाह होने लगता है, धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। तो धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है, उसके बाद ये जिसका विक्षेप वोल्ट मीटर में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अब है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर जब जिंक इलेक्ट्रोड घुलकर जिंक सल्फेट के विलयन में जाने लगता है, तो उसके बाद एक जिंक जिससे विलयन का सांद्रण बढ़ जाता है, जिससे विलयन का सांद्रण बढ़ जाता है और जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जिंक परमाणु कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जिंक 2+ आयन में व्यवस्थित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये जिंक है आपका और 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर रहा है, तो ये त्याग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, और जो त्याग करता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और फिर जिंक इलेक्ट्रोड से दोनों इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा कॉपर की छड़ में चला जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर के छड़ में चला जाता है, किसके द्वारा, तार के द्वारा चला जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड पर देखिए विलयन में उपस्थित प्रत्येक कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, प्राप्त करके कॉपर परमाणु में, किसमें, कॉपर परमाणु में बदल जाता है तथा छड़ पर जमा होने लगता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर परमाणु छड़ पर जमा होने लगता है। ठीक है, जैसे देखिए Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण किया है, तो यहाँ देखिए जो ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज होता है, तो देखिए 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 में से 2 तो कैंसिल हो गया था, इस पे 0 हो गया, तो ये आपका केवल कॉपर बचा, ये एक अवकरण हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट है संपूर्ण सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूप से होता है। संपूर्ण सेल में रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूप से होता है, जैसे देखिए जिंक 2++ 2e और यहाँ कॉपर 2++ 2e, तो यहाँ ये जो 2e है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2e कैंसिल हो गया, इसके बाद ये जिंक है और कॉपर 2+ है, तो इसको ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे जिंक 2++ कॉपर लिख दिए, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। फिर है नेक्स्ट आपका कुछ नोट है कि इस अभिक्रिया के आधार पर बना सेल डेनियल सेल कहलाता है। ठीक है, जिसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। फिर है आपका कि डेनियल सेल में जिंक के छड़ को एनोड और कॉपर के छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए डेनियल सेल में जिंक के छड़ को एनोड तथा कॉपर के छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा नोट्स है आपका कि डेनियल सेल में जिंक के छड़ पर ऑक्सीकरण होता है। जो डेनियल सेल है उसमें जिंक के छड़ पर ऑक्सीकरण होता है और कॉपर के छड़ पर अवकरण होता है। ठीक है, देखिए कॉपर के छड़ पे अवकरण हो रहा है और जिंक की छड़ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से बारी बारी सब देख लिए। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।